हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज उसके बारे में पढ़ा था। अब उससे पहले हमने व्हाट इज चार्ज वो देखा था। तो ये अब तक के हमारे वीडियो थोड़े छोटे रहे थे, बट आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो आज का वीडियो ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं जो कि होंगे कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या है और वो कैसे फोर्स लगाता है। मतलब फोर्स तो लगाता है वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, उसी के बारे में हमने देखा था। पर वो फोर्स की वैल्यू क्या है उसके बारे में हमने नहीं देखा था। तो कूलम्ब्स लॉ हमको क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू देगा। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो कैसे होगी? F फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हो और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हमको कुछ ये फॉर्मूला से मिलेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ पर Q1 और Q2 उसको कूलम्ब्स ने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। तो बच्चों, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा कि दो चार्ज है, कोई छोटे छोटे चार्ज ले लो, तो ये पॉइंट चार्ज हो गए, आप इसको कंसीडर कर लो। तो ये पॉइंट चार्ज हो गए और उनके बीच का डिस्टेंस, तो आप देखो उनकी साइज के कंपेयर में उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो ऐसे चार्ज है उसको हम क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतने छोटे छोटे चार्ज हो उसी को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। बच्चों आप देखो, तो ये अगर इसको भी आप चार्ज कंसीडर करो, तो अगर ये दोनों को आप यहाँ पर रखोगे और बोलोगे कि पॉइंट चार्ज है, तो ये राइट नहीं होगा। बट अगर आप ये दोनों को ही बहुत दूर रखोगे कुछ इस तरीके से, ये मतलब उससे भी ज़्यादा, ये तो कुछ नहीं है बट बता रहा हूँ, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना। तो कुछ एक दीवार पर ये दूसरी दीवार पर उस तरीके से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर रखोगे, तो क्या हो जाएगा कि इनकी जो साइज है इसकी कंपेयर में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज आप उसको वो कंडीशन में कह सकते हो। तो होगा क्या कि पॉइंट चार्ज मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है, बट कोई भी चार्ज जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू के कंपेयर में कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये चार्ज है, ये चार्ज छोटा छोटा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम इसको पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। अब कोई ये चार्ज ले लिया और कोई ये चार्ज ले लिया, अब बोलेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस है, तो अब हम इस दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साइज की कंपेयर में डिस्टेंस कम है। तो आई होप कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा वो पता चला है। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे कि ये लॉ कूलम्ब्स लॉ है, तो वो ये फॉर्मूला हमको कैसे मिले? तो कूलम्ब ने ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज है उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा कि दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन से प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे दो चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करते जाते हैं, तो जो फोर्स है वो 1/r² से कम होता जा रहा है। मतलब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के
अब बच्चों देखो यहाँ पर इनवर्स ये प्रोपोर्शनल है और उसका स्क्वायर है, तो इनवर्स स्क्वायर ऑफ इसको बोलते हैं। अब इसको साथ में हम लिखेंगे तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट भी आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला मिल गई है। अब बच्चों यहाँ पर k जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो वो k डिपेंड ऑन मीडियम। अब बच्चों इसकी वैल्यू हमको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इस तरीके से मिलती है। बट ये वैल्यू अगेन डिपेंड ऑन मीडियम है, तो कौन से मीडियम के लिए होगी, एयर या स्पेस के लिए। बच्चों हम मोस्ट ऑफली एयर और स्पेस को क्या करते हैं, सेम ही कंसीडर करते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर k की वैल्यू मिल रही है, अब यूनिट जो आया तो यूनिट कैसा है, सिंपल हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, k को सब्जेक्ट बनाओ तो हमको क्या मिलेगा, f × r² / Q1 Q2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, f फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन, r², तो r डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो मतलब मीटर का स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों क्या है, चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम और उसका स्क्वायर, तो आ गया बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर k की एक और फॉर्मूला भी आती है, k उसको रिप्लेस करके k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बच्चों इसको ई नहीं पढ़ना है, एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ गया है, तो अब देखो 4 पाई का कांस्टेंट है, तो k क्या हो गया, एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन 0 लिखा, दैट मींस कि ये जो वैल्यू है वो स्पेस के लिए है। एप्सिलॉन को बोलेंगे परमिटिविटी। और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 8.85 10⁻²। अब बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये जो यूनिट हो जाएगा k का, उसका इनवर्स। क्यों बच्चों, देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला के ऊपर से हमको पता चलेगा कि और एप्सिलॉन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये 4 पाई कांस्टेंट है ना, तो 8.85 10⁻², अब इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो k एप्सिलॉन है इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो कर देंगे कि परमिटिविटी एक्चुअल में होती क्या है। अभी ये जो है ये कॉलम शुरू हो गया, पर ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम में इसके साथ नहीं पूछेंगे, आपको कुछ वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे। तो बच्चों इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था, यहाँ पर देखो ये जो चार्ज है, तो चार्ज के दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरे को ये पूछा गया, ये जो है Q1 और Q2 फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिए गए, Q1 और Q2 मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिए गए हैं। मेरे को भी वैसा ही हुआ था कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, बट बच्चों एक चीज है कि मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिए गए, तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई अट्रैक्ट ऑपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, बट सेम होंगे तो रिपल्सिव। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम Q1 और Q2
इन दोनों के बीच पॉजिटिव की साइन रखते या नेगेटिव की साइन रखते, मतलब एडिशन करते या सब्सट्रैक्शन करते, तो क्या हो सकता था कि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी आती और पॉजिटिव की वैल्यू छोटी आती तो नेगेटिव रह जाता, या फिर पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी रहती और नेगेटिव की छोटी रहती तो वो पॉजिटिव आ जाता। तो उस वक्त होता क्या कि दोनों के बीच दोनों सेम चार्ज होते तो क्या होता कि वो अट्रैक्शन रहता है, बट अगर अलग अलग चार्ज हो जाते तो वहां पर क्या होना चाहिए कि अलग अलग चार्ज पर अट्रैक्शन होने की वजह वहां पर भी रिपल्सन आ सकता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। प्रैक्टिकली तो ये जो होता था वही रहता, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वहां पर क्या हो सकता था कि अट्रैक्शन की जगह पर रिपल्सन भी आ सकता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या होगा अलग है तो अट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही मिलेगा। अब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी क्या होगा कि रिपल्सन होता है तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का तो पॉजिटिव भी रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो वहां पर हमको क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मिलना चाहिए वो ही मिलता। ओके बच्चों, अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करना है तो उसके लिए हमको वेक्टर लेने हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट से कोई एक चार्ज Q1 है जिसका वेक्टर है R1, दूसरा हम चार्ज लेते हैं इधर Q2, उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2। अब बच्चों हमको करना क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ की फॉर्मूला है उसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमको इस तरीके से मिलेगा, ये हम R2 माइनस R1 ले रहे हैं। अब बच्चों आपको पता होगा कि R1 माइनस R2 लेंगे तो वो डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Q2 के ऊपर Q1 से लगने वाला फोर्स की बात करें तो बच्चों ये फोर्स क्या होगा कि लाइन जॉइनिंग ही होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब कि ये जो Q1 है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स इसको इधर भी धकेल सकता है ऊपर भी ले जा सकता है, बट इसके लिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या हो गई कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहाँ से इसको सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन में Q1 फोर्स लगा सकता है। तो Q1 के थ्रू Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स इसको हम बोलेंगे F21, यानी 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स और किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो F21 इसको हम अब क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो F21 वेक्टर फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट है कोई वेक्टर ले लिया Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1। तो जो हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो अगेन यहाँ पर ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। तो इस तरीके से बच्चों ये वेक्टर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी आना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। अब बच्चों डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर R का यूनिट वेक्टर आएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे कि Q1 Q2 R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म है, सॉरी मतलब बच्चों यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी वेक्टर की वैल्यू
R2 माइनस R1 और नीचे क्या आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1 जो वेक्टर बना है उसकी वैल्यू। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 R2 माइनस R1 और नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1 उसका क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है Q2 चार्ज के ऊपर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो बच्चों ये F21 है। बट अगर बच्चों यहाँ पर हम F12 की बात करें तो इसके ऊपर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स F12 ये फोर्स क्या हो जाएगा। तो बच्चों आप जानते हो कि ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो क्यों, क्योंकि वैल्यू Q1 और Q2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। डिस्टेंस, अब बच्चों आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बस डायरेक्शन की चेंज होने वाला है। तो F21 की जो वैल्यू आई और F12 दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी, पर क्या होगा, चेंज आएगा डायरेक्शन में। तो F21 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस F12। बच्चों ये क्या हो गया, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। बट अगर हम वैल्यू की बात करें तो F21 इक्वल टू F12। तो बच्चों दोनों की वैल्यू कैसे रहेगी, सेम ही रहने वाली, बस डायरेक्शन में चेंज होने वाला है। तो बच्चों वो कैसे होगा वो भी आप समझ सकते हो कि ये Q1 है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये Q2 इधर जाएगा। अब अगर हम Q2 की बात करें जो कि Q1 के ऊपर फोर्स लगाने वाला है, तो ये Q2 Q1 को अपनी ओर सेम डायरेक्शन में नहीं खींच रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स, ये फॉर्मूला में अपने फोटो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों चार्ज सेम ही है, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहा, बट एक बार फोर्स इधर लग रही थी तो दूसरी बार फोर्स इधर लग रही है। इसलिए क्या होगा कि अगर आप Q1 की बात करो तो 1 2 उसकी कंपेयर में नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर तो हमने सिर्फ बात की है कि Q1 और Q2 दो ही चार्ज हैं। अगर एक से ज्यादा चार्ज कोई एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बच्चों वहां पर हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिलता है। क्या हुआ, कुछ गलत लिखा, अरे प्रिंसिपल, बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई एक हम चार्ज ले रहे Q1, तो ये चार्ज एक Q1 है, इसके ऊपर कोई अलग अलग चार्ज लेके Q2 Q3 Q4, तो Q1 के ऊपर लगने वाला एक ही चार्ज होता है फोर्स लगाने वाला। तो क्या होता है, हम इस तरीके से हैं, अब कुछ ज्यादा चार्ज आ गए तो क्या होगा कि हम यहाँ पर Q1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो बच्चों देखो Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, यहाँ पर Q3 है वो फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, Q4 वो फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में। तो इस तरीके से बच्चों हमको यहाँ पर Q1 के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, तो वो नेट फोर्स हम F1 Q1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, F12 मतलब
कि Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2, Q2 के वजह से Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स प्लस F13 मतलब Q3 की वजह से Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स प्लस F12 मतलब Q4 की वजह से Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो इन सब का हम वेक्टर एडिशन करके क्या कर सकते हैं, Q1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये वेक्टर है, तो वेक्टर के फॉर्मूला के थ्रू हम ये चीज वहां पर लिखें तो क्या हो जाएगा 1 2 है। बच्चों यहाँ पर हमने 2 1 फाइंड किया है, अब हम वहां पर क्या कर रहे हैं 1 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जहाँ पर 1 था वहां पर 2 आ जाएगा बस, और 2 का 1 हो जाएगा। तो a Q1 Q2 R2 माइनस R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2, और नीचे क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, तो यहाँ पर है R1 माइनस R2 उसका होल क्यूब। बच्चों ये हुआ सिर्फ F12। अब हम बात करेंगे F13 की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा K Q1 Q3 आएगा, यहाँ पर R1 माइनस R2 की जगह R1 माइनस R3 हो जाएगा, नीचे आएगा R1 माइनस R3 वर्गमूल में उसका क्यूब, और R14 की बात करें तो K Q1 Q4 R1 माइनस R4, और नीचे आ जाएगा R1 माइनस R4 उसका क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से जितने भी अगर 3 से ज्यादा भी चार्ज हो तो सबका हम क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, फिर वेक्टर फॉर्म में भी देखा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी देखा। तो अब यहाँ पर ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो हमको क्या कह रहा है एक्चुअली कि नेट फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा मतलब एक से ज्यादा चार्ज हो तब का नेट फोर्स दे रहा है। तो वैसा ही थिंग इसके बाद जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें एक से ज्यादा चार्ज होने पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, तो उसमें भी सब में ये फॉर्मूला के थ्रू हमको फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो तब तक